संजय भैया उधर खड़े हो जाते ना कि एक तरफ बकरी चरा रही थी। तो डीएम एसडीओ जी कृष्णन ने पूछा कि ये कौन है, तो वहां के जो उनके साथी हैं, उनके अधिकारी गण थे, उन्होंने बताया कि साहब ये सीएम की पत्नी है। तो विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको बोला कि अगर ये सच नहीं निकला तो मैं आपको निलंबित कर दूंगा। फिर उसके बाद जब वो गांव आए तो उन्होंने गांव के लोगों से चर्चा की, तो लोगों ने बताया कि साहब ये कर्पूरी ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी है जो बकरी चरा रही है। अब आप बताइए कि इतने ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे, उनको तो भारत रत्न सबसे पहले उसी समय मिल जाना चाहिए था, परंतु नहीं मिला। पर अभी मिला है, इसके लिए हम शासन प्रशासन को और जो सरकार ने दिया है उसको भी बधाई देते हैं। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी की पत्नी भुवनेश्वरी जब बीमार हुई तो लोगों ने कहा कि घर के आंगन में जो सरकारी वाहन खड़ा है इससे अस्पताल ले चले। तो कर्पूरी जी ने कह दिया कि नहीं, ये सरकारी वाहन इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब आप बताइए, इतने ईमानदार व्यक्तित्व के धनी आज क्या मिलेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस ईमानदारी से हमारी समाज की सेवा की है, जिस ईमानदारी से उन्होंने अपने अधिकार को लेना सीखा है, जिस ईमानदारी से आज उनको नवाजा गया है भारत रत्न से, इसके लिए मैं देवेश चौधरी कर्पूरी ठाकुर जी के 101वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सामाजिक बंधुओं का, मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भाई डॉक्टर सुधीर राय ने उनकी जीवनी के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों से आपको अवगत कराया। एक कहावत बहुत चलती थी और आप सबने सुनी होगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यह कहावत का प्रादुर्भाव भी जो है बिहार की दबंग जातियों के द्वारा किया गया था। जब 1971 में मुंगेरी लाल पासवान कमेटी का गठन किया, 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर जी और उन्होंने पिछड़ों को और अति पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मुंगेरी लाल कमेटी का गठन किया। तो वो मुंगेरी लाल कमेटी के गठन की सिफारिशें लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय को सच्चे अर्थों में समाज में स्थापित किया। और 26% आरक्षण उस समय उन्होंने दिया था, जिसमें 3% महिलाओं के लिए था, 3% जो है गरीब सवर्ण वर्ग के लोगों के लिए था, 8% पिछड़ा वर्ग के लिए था और 12% जो है अति पिछड़ा जिसको ईबीसी बोलते हैं उनके लिए था। ये 26% आरक्षण के जो जनक हैं वो कर्पूरी ठाकुर थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। वो इसलिए भी जननायक माने जाते हैं सिर्फ अपनी ईमानदारी और सादगी की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने जो है शून्य से शिखर को छुआ, बल्कि इसलिए कि वास्तव में कबीर की तरह ज्योति धरदीनी चरखिया के अनुपम उदाहरण थे कर्पूरी ठाकुर जी। और बकायदा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी जो सक्रिय भागीदारी रही, 26 माह वो जेल में रहे। और 1952 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो मुझे लगता है कि 1984 में इंदिरा लहर के बाद जो एक लोकसभा का चुनाव हारे थे, उसके बाद वो कभी कोई चुनाव नहीं हारे। ये और बात है कि अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के चलते उनको कई पार्टियां बदलनी पड़ी। पहले प्रसोपा में रहे, प्रसोपा के बाद फिर वो जो है आपको पता होगा चरण सिंह के लोकदल में गए, लोकदल के बाद जो है जनता दल में गए और आखिरी में देवीलाल जी ने जो है उनको अपना रथ दिया था, जिसपे उन्होंने जो है भ्रमण करके सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे। कर्पूरी ठाकुर के बहुत से प्रसंग हैं, अगर बताने की बात आएगी तो यहाँ पे काफी वक्ता हैं, अनुभवी और विद्वान वक्ता हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। वो ये है कि एक बार उनके बहनों जब उनके पास रोजगार मांगने के लिए गए कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं हमारे साले साहब, हम जाते हैं और उनसे कहेंगे कि हमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उन्होंने उनको 50 का नोट दिया और कहा कि ये उस्तर खरीद लो उससे और आप जो है कहीं दुकान खोल के बैठ जाओ, लेकिन हम जो है इस सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप सोचिए, आज एक कारपोरेटर होता है, एक पार्षद होता है, वो 2 साल बाद फॉर्च्यूनर पे घूमने लगता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और 1 बार महामाया प्रसाद मंडल के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे, उसके बावजूद भी उनके पास जो एक साइकिल भी नहीं थी।
ये कहलाती है सादगी, ये कहलाती है ईमानदारी। और यही कारण जो है कि आज उनको लोग याद करते हैं। उनको पिछले साल अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पे थे इसलिए उनको जो है भारत रत्न की उपाधि दी गई, अति पिछड़ों की वोट आकर्षित करना था। अन्यथा 36 साल बाद 1988 में उनका निधन हुआ। 36 साल बाद तक किसी सरकार को भारत रत्न देने की उनको सूझी नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कर्पूरी ठाकुर वो नाम है जो हमारे अंदर एक सामाजिक न्याय की प्रबल आकांक्षाओं को जगाता है। कर्पूरी ठाकुर वो नाम है जो हमारे अंदर एक स्वाभिमान पैदा करता है। कर्पूरी ठाकुर वो नाम है जहां भी अन्याय होगा, जहां भी अत्याचार होगा, वहां पे कर्पूरी जी को याद किया जाएगा। कर्पूरी जी को सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाएगा कि वो बेहद ईमानदार थे या अपने उसूलों के प्रति पाबंद थे, बल्कि इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने जो है उनकी कथनी करने में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि हम समाजवादी आंदोलन में वो राम मनोहर लोहिया के और जेपी के अनुयायी थे और कहा जाता है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि वो सहयोगी थे। अनुयायी इस अर्थ में मैं नहीं मानूंगा क्योंकि जेपी और लोहिया से भी डबल व्यक्तित्व था कर्पूरी ठाकुर का, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने अपमान सहा। कर्पूरी ठाकुर ने एक बार अपने पीए निहोरा प्रसाद यादव से कहा कि यदि मैं भी यादव होता तो मुझे इस तरीके से पल पल पे अपमानित नहीं होना पड़ता। जब यह कहा गया था कि नक्सलवाड़ी कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई। जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया 26%, तो वहां का जो जिसको कहते हैं भूरावाल, जो वहां का भूमिहार समुदाय है, वहां का जो सवर्ण समुदाय है, वहां का जो राजपूत बरादरी के लोग हैं, इन सारे लोगों ने जो है बकायदा वहां पे आगजनी की, विश्वविद्यालयों को बंद किया, स्कूल कॉलेजों में हड़तालें कर दी और पूरे बिहार में अव्यवस्थाएं पैदा कर दी गई थी। लेकिन वो अब टस से मस नहीं हुए और अपने उसूलों के लिए अड़े रहे और हम देखते हैं कि उन्होंने आरक्षण को ईमानदारी से लागू करवाया। और न केवल आरक्षण को लागू करवाया बल्कि उन्होंने देखा कि कई बच्चे जो है मैट्रिक की परीक्षा से इसलिए फेल हो जाते थे क्योंकि वो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी 10वीं तक। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की मुख्यमंत्री रहते हुए, और यही कारण है कि जो लोग पास हो जाते थे उनसे ये कहते थे कि ये कर्पूरी डिवीजन में पास हुए हैं। कारण उसका यह था कि उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया उन्होंने, जिसका पालन बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश में किया था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नदी जोड़ो योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी को जिस बात का श्रेय दिया जाता है, उसके जनक जो है वो कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर ने ही नदी जोड़ो परियोजना प्रारंभ की थी। जो रात को जो लोग चौकीदारी करते हैं और उनको नाइट वॉचमैन जो होते हैं उनका कोई धरी धोरी नहीं था, या कहना चाहिए कि उनका कोई ध्यान रखने वाला व्यक्ति नहीं था। उन सारे लोगों को चतुर्श्रेणी का नियमित कर्मचारी बनाने का काम जो है कर्पूरी ठाकुर ने किया। और न केवल इतना काम किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने यह तक किया कि अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को जब चिट्ठी लिखी थी उन्होंने तो उनसे यह कहा था कि मुझसे कभी उम्मीद मत करना कि मैं आपको सहयोग करूंगा और कभी भी आप मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में अपना परिचय मत देना। आज तो स्थिति यह है कि अगर एक विधायक का लड़का है तो उसके भी जो है जन्मदिन पर फ्लैक्स और पोस्टर जो है लग जाते हैं और भैया जी करके लोग बधाइयां भी देने लगते हैं। यानी जो व्यक्ति पूजा है, जो चरम पर इस समय दिखाई देती है, वो व्यक्ति पूजा का पूरी तरीके से विरोध करते थे कर्पूरी ठाकुर। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाना चाहिए। वो यूगोस्लाविया गए, वो इजराइल गए, वो कुवैत गए, वो बहरीन गए, दुनिया के कई देशों की उन्होंने यात्रा की। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने उनका सम्मान किया, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भी उनका बड़ा अहम योगदान था। इस बात की कोई जिक्र नहीं करता है कि बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर, इन दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था बांग्लादेश की मुक्ति के लिए। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादियों में भी जो कई तरीके की परिस्थितियां रही, क्योंकि समाजवादियों का एक धड़ा जो है, जो नेतृत्व जिनके पास था, हमको मालूम होना चाहिए, चाहे वो जेपी हो, चाहे वो लोहिया हो, ये सारे लोग जो है साफ हिंदुत्ववादी थे और ये सारे लोगों ने कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ जो अछूतपन का जो व्यवहार था, उस अछूतपन के व्यवहार को उन्होंने दूर किया था और समाज में स्वीकृति दिलाने का काम किया था। यही कारण है कि आज सारा का सारा वातावरण जो हमको जो है जगीरा दिखाई देता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर इन सब चीजों के विरोध थे। राजनारायण उनको जो है कपूर नाई कहते थे, लेकिन वो कई बार उन्होंने इस बात पे आपत्ति ली और लोहिया जी के सामने ये कहा कि यह जो जिस तरीके की अपमानजनक भाषा का मेरे लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं संवैधानिक पदों को भी ग्रहण कर चुका हूं। लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि भारत की सामाजिक परिस्थितियां कितनी विकट हैं, लोग राजनीति के कितने शिखर पर पहुंच जाएं। रामनाथ कोविंद को आलिम पुस्तक मंदिर के बाहर पर खड़ा कर दिया जाता है, द्रौपदी मुर्मू को जो है बार-बार जो है आदिवासी होने का एहसास कराया जाता है। वही एहसास जो है आज से 4 दशक पहले जो है कर्पूरी ठाकुर को भी कराया गया। लेकिन यह अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो है जिस बात का संकल्प लिया था उस संकल्प उन्होंने पूरा किया। आज हमारी बात धर्मनिरपेक्षता की नहीं होनी चाहिए, आज हमारी बात सर्वधर्म समभाव की नहीं होनी चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए आरक्षण की, हमारी बात होनी चाहिए प्रतिनिधित्व की और हमारी बात होनी चाहिए सामाजिक न्याय की। अगर सामाजिक न्याय और आरक्षण रहेगा तो निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता भी
भी बची रहेगी, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के जो लंबरदार हैं वो सामाजिक न्याय वाली ताकतें ही हैं। इसलिए सामाजिक न्याय के पक्ष में हम जितना बोलेंगे, हम कर्पूरी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि कर्पूरी जी का समग्र मूल्यांकन अभी भी नहीं हुआ है, वो मूल्यांकन होना बाकी है। अफ्रीका के एक लेखक हुए चिनुआ अचेबे, उन्होंने कहा है कि जब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की स्वर्ग गाथाएं लिखी जाती रहेंगी, हिरण कभी अपना इतिहास नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमें अपना इतिहास लिखने की जरूरत है। हमें बताना होगा कि कर्पूरी ठाकुर वो शख्सियत थे, वो उसी हाड़-मास के आदमी थे जो हम आप जैसे हैं, जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, इतिहास की धारा को बदल दिया, लेकिन उसका समग्र मूल्यांकन होना अभी बाकी है। आज जिस तरीके का लालू यादव हो या नीतीश कुमार जी हो या स्मृति शेष मुलायम सिंह यादव जी हो, ये उन्होंने जिस सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके जो प्रस्तुता जो थे वो कर्पूरी ठाकुर थे। और कर्पूरी ठाकुर ने न केवल अपने परिजनों को किसी प्रकार का सरकारी लाभ देने से इनकार किया, मना किया, बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि एक बार जब वो बैठक चल रही थी लोहिया जी के नेतृत्व में समाजवादियों की, तो फटा कुर्ता पहन के पहुंच गए थे। तो वहां पे एक नेताजी बोलने लगे कि क्या समाजवादियों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक ढंग का कुर्ता भी नहीं पहन सकते। तब चंद्रशेखर जो सचपा के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वो आप सबको पता है कि लंबा कुर्ता पहनते थे। उन्होंने अपने कुर्ते को जो है झोली बनाया और सबसे जो है चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ हजार रुपए इकट्ठे हुए, उन्होंने कर्पूरी जी को दिया, बोले कि अब आप अगली बार आप आए बैठक में तो नए कुर्ता और धोती आप पहन के आइएगा, और इसका देखिए इस पैसे का आप कोई अन्य उपयोग मत करिएगा। कर्पूरी जी ने वो पैसा लिया चंद्रशेखर जी से और मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान कर दिया। मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा जो है मैं इसका कोई निजी उपयोग नहीं कर सकता। ऐसी सादगी की बेमिसाल मुझे लगता है इतिहास में दुर्लभ होगी। और आगे क्या कहा जाए सिवाय इस बात के कि कर्पूरी ठाकुर को याद करना दरअसल अपने पुरखों को याद करना है। कर्पूरी ठाकुर को याद करना अपनी शानदार परंपरा को याद करना है। कर्पूरी ठाकुर को याद करना अपने गौरवशाली अतीत को याद करना है। हम केवल उनको याद न करें, हम केवल उनकी जयंतियां न मनाएं, हम केवल उनके स्मृति दिवस न मनाएं, बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए जो फांसीवादी ताकतें और ब्राह्मणवादी ताकतें आरएसएस के नेतृत्व में जिस तरीके से चारों तरफ जाल बिछा चुकी हुई है और जिस तरीके से शिक्षा का भगवाकांड किया जा रहा है, जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे लोगों को एक एक करके जेल के अंदर डाला जा रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल भी कर्पूरी ठाकुर जी के साथी थे और ये तीनों ने एक साथ प्रसूपा को छोड़ा था, आपको मालूम होना चाहिए। और तीनों इतिहास पुरुष बन चुके हैं। तो इतिहास पुरुष वही बन सकता है जो इतिहास की धारा को मोड़ने का काम करता है। आज वक्त हमारे लिए इम्तिहान ले रहा है। इस इम्तिहान की घड़ी में हमको कैसे उतरना है ये आपको तय करना होगा कि आपको जो है सब सुख सुविधाओं की धारा में जाना है कि इस जो है हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों की लड़ाई को मजबूत करना है। ये निर्णय आपको करना है और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम इसी रूप में सफल माना जाएगा कि हम कर्पूरी जी की विचारधारा को, उनकी परंपरा को और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए उस धारा को मजबूत करने का काम करें। इतना क्या कि मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।